संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय एको अहम बहुश्याम भाग 8। हमारे यहाँ समाज व्यवस्था है। कानूनों का स्वरूप भी समाज आधारित है। वहाँ एकल जीवन है। भारत में अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी का प्रतिनिधि माना गया है। उसे जरूरत के हिसाब से तैयार करने की जिम्मेदारी भी परिवार की रही है। परिवार भी पूरी तरह नई पीढ़ी पर आश्रित होता है। बड़े परिवारों में तो एक दो सदस्य बिना कुछ किए भी उम्र पूरी कर जाते हैं। भारत का अपना इतिहास रहा है, संस्कृति रही है, परंपराएं रही हैं। पश्चिम में ऐसा कुछ नहीं रहा। वहाँ तो विवाह भी सुविधा पूर्वक जीवन का एक अंश ही है। न वहाँ देवलोक है न ही पितरलोक, जबकि एक संयुक्त परिवार ही अच्छा देवलोक या पितरलोक बन सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकता है। पिछली पीढ़ी के अनुभव ही नई पीढ़ी के व्यवसाय, गृहस्थी और सामाजिक जीवन में काम आते हैं। हर पुत्र पिता से आगे निकलता है। पिता का शिखर ही बच्चे का पहला पड़ाव बनता है, वहां से आगे बढ़ता है। अब बदलती जीवन अवधारणाओं से यह परंपरा भी लुप्त होती जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को भले ही इसका प्रभाव नजर नहीं आए, किंतु निजी क्षेत्र में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। खानदानी व्यवसाय एक के बाद एक लुप्त होते चले जाएंगे। जब तक कि सभी लोग एकल जीवन के अभ्यस्त न हो जाएं, यही क्रम जारी रहेगा। प्रत्येक जीव अपने आप में स्वतंत्र है। कर्म के अनुसार अपना जीवन क्रम साथ लेकर आया है। उस क्रम को पूरा करने का उसका अधिकार भी है। हम उसे एक संस्कृति के फ्रेम में जकड़ देते हैं ताकि वह अपना लक्ष्य भूल जाए। उस पर अपने अधिकार और नियम लागू करने का या थोपने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वह हमारी बात नहीं मानेगा। जिस दिन उसकी समझ में आएगी तभी से मानना शुरू करेगा। तब तक वह एक दबाव में ही जीता है, न चाहते हुए भी कई काम करता है। जैसे ही वह स्वयं को स्वतंत्र महसूस करता है, उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है। आज अभिभावकों की मानसिकता में भी एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो उन्होंने अंकुश लगाना ही छोड़ दिया है। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भी कुछ ढिलाई होने लगी है। बच्चों की परवरिश नौकर, टीवी अथवा बाल घरों के भरोसे होने लगी है। इन सब का बाल मन पर प्रभाव अलग तरह से पड़ता है। यूं तो बच्चा नजर आता है, किंतु उसके भीतर जो जीव बैठा है और ईश्वर बैठा है, वे सब कुछ देख रहे हैं। बड़ा होकर वही प्रतिक्रिया दिखाएगा। उम्र के साथ वह छोटा बड़ा नहीं होता। जीव माँ बाप को स्वयं चुनता है। वह स्वयं ही गर्भ में प्रवेश करके उसमें हलचल पैदा करता है। उसके बाद से जो कुछ भी तरंगें और ध्वनियां उस तक पहुंचती हैं, उनसे ही वह अपना ज्ञान अर्जित करता है। माँ बाप के साथ उसका पूर्व का संबंध भी होता है। इसी कारण वह इस ओर आकृष्ट होता है। भीतर प्रवेश से पूर्व ही उसका नए जीवन का लक्ष्य तय हो जाता है, जो कि हमारे फ्रेम में बंद होकर रह जाता है। जिस पीड़ा से गुजरकर वह बाहर आता है, उसमें भी उसकी पूर्व की स्मृति खो जाती है। आज माता पिता को उसकी स्वतंत्रता का बोध कराने की पहली आवश्यकता है। हमारा अन्नप्राशन संस्कार इस ओर संकेत करता है कि जीव किस प्रकार के गुण धर्म लेकर पैदा हुआ है। इसे किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। जीव के वर्ण विशेष की जानकारी भी हो जाती है। आज जो कुछ हो रहा है वह भिन्न है। माता पिता स्वयं संस्कारों से विमुख हो रहे हैं। बालक को तो आसपास फटकने ही नहीं देना चाहते। जो कुछ वे चाहते हैं वह बालक से करवाना चाहते हैं। जो कुछ उनको करना चाहिए उसकी कोई चर्चा भी नहीं करता। आज के अभिभावकों को यह बात खटक रही है कि शायद वे समय से पीछे रह गए, क्योंकि उनको परंपराओं के कारण पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल पाई। आज भी उनको स्वतंत्रता की तलाश है। समृद्ध भी है और शिक्षित भी। वे बच्चों को स्वतंत्रता देकर स्वयं संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण स्वतंत्रता के स्वच्छंदता का रूप ले लिया। अभिभावक अपना हाथ पीछे खींच नहीं पा रहे। बच्चों की बढ़त से चिंतित भी हैं। समाज में आज एक ऐसा वातावरण बन गया है कि न तो अभिभावक ही बच्चों को टोक पाते हैं और न ही समाज किसी तरह प्रभावित हो पा रहा है।
सामने सारे कुछ और बातें करते हैं, बच्चे कहीं और ही जा रहे हैं। खुले में कोई किसी प्रकार की चर्चा करने को तैयार भी नहीं है। हर समाज का दोहरा व्यक्तित्व हो गया। जहां समाज में दुर्गुण बढ़ रहे हों या अपराधों की संख्या बढ़ रही हो और समाज चुप रहे, तो समाज की सार्थकता क्या है? ऐसे समाज का भविष्य क्या होगा? इसका उत्तरदायी कौन होगा? आज तो जो भी पकड़ा जाए वही चोर, वरना सारे सत्पुरुष। यह नकली चेहरा अभिभावकों की भी पीड़ा का कारण बनता जा रहा है। दोनों पीढ़ियों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। पहले कभी दो पीढ़ियों के बीच इतनी दूरी नहीं होती थी। समय के साथ यह दूरी बढ़ेगी। स्वतंत्रता में स्वयं का जो तंत्र है वह चरमरा गया है। इसी को बनाए रखने की मूल आवश्यकता है। तंत्र में तो मर्यादाएं होती हैं। माँ बाप को ही सिखाना पड़ेगा, वरना वे ही पछताएंगे। हमारा काम तो बालक को अपने लक्ष्य का बोध कराना है। अपने पांवों पर खड़ा होने तक उसका पालन पोषण करना है। उसमें ऐसे संस्कार डालने हैं ताकि वह जीवन में संघर्ष करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वह हम नहीं करते। इसके विपरीत हम उसे ऐसे धरातल से जोड़ने का प्रयास करते हैं कि वह प्रकृति से कट जाए और भूल जाए कि वह प्रकृति का ही अंश है। वही उसे जिंदा रखेगी, वही उसे सुखी रखेगी। यही सब आवरण उसके मन को ढकते जाते हैं। इसी में से राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह आदि पैदा होते हैं। भौतिक वातावरण का एक बड़ा जाल उसे घेरे रहता है। न वह अपने शरीर को ही जान पाता है, न आत्मा को। बिना इस ज्ञान के ही उसके भी 100 साल माँ बाप की तरह ही पूरे हो जाएंगे। कहीं पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि लक्ष्य तो रहा ही नहीं, केवल पेट के लिए ही जिया। आज का जीवन क्रम इसी में समाया हुआ है। किसी के पास लक्ष्य नहीं है। धन और डिग्रियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाया जा सकता। जीवन के आरंभिक वर्षों का पहला कालखंड ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। यह विद्यार्थी जीवन है जिसमें केवल ज्ञानार्जन तथा जीवन में आने वाली परिस्थितियों के लिए स्वयं को तैयार करने का उपक्रम किया जाता है। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है। ज्ञानार्जन की दृष्टि से माता पिता की भूमिका तो केवल बालक में संस्कार डालने तक ही सीमित रहती है। बालक घर पर केवल परोक्ष रूप से ही सीखता है या ज्ञानार्जन करता है। पौराणिक आख्यानों तथा जिस पारिवारिक वातावरण में उसका लालन पालन हो रहा है, उससे प्राप्त ज्ञान से वह अधिक सीखता है। जीवन काल का दूसरा चरण 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थाश्रम कहलाता है। यह एक महत्वपूर्ण आश्रम है। जीवन के अन्य 3 आश्रमों को इस महत्वपूर्ण चरण से ही संबल प्राप्त होता है। पहले जो ज्ञान अर्जित किया है उसको व्यवहार में लाने का तथा आजीविका अर्जित करने का यही समय है। जीवन की सफलता और प्रतिष्ठा के लिए कार्य करने तथा मानव जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए विवाह करने का यही समय होता है। जीवन का यही चरण है जब घर में, समाज में और कार्यस्थल में जीवन पूरी सक्रियता से भर उठता है। इस समय व्यक्ति के मुख्य कर्तव्य होते हैं बच्चों का पालन पोषण, माता पिता की देखभाल और संत पुरुषों का पोषण आदि। गृहस्थाश्रम में व्यक्ति की प्रतिभा और ज्ञान का निरंतर परीक्षण होता रहता है। 50 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ नामक तीसरे चरण में प्रवेश करता है। यह क्रियाशील जीवन का समापन काल है। इसका उपयोग आत्मविश्लेषण, उपासना और मन को पवित्र बनाने में किया जाता है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि एक व्यक्ति कर्म करना ही छोड़ देता है। फिर भी यह समय निश्चित ही निवृत्ति की ओर बढ़ने का होता है। गृहस्थ आश्रम में इतने घुमाव और प्रयत्न होते हैं कि व्यक्ति को आत्मविश्लेषण का समय ही नहीं मिल पाता। गृहस्थ आश्रम के भौतिकतापूर्ण जीवन में अनेक प्रकार की ऐष्णाएं और आसक्तियां भरी होती हैं। केवल वानप्रस्थ आश्रम में ही व्यक्ति उस भौतिकवादी जीवन के चंगुल से मुक्त होने का प्रयास करता है। यहाँ आकर ही उसमें समाज के लिए तथा परिवार के निकट संबंधियों की परिधि से बाहर के लोगों के लिए कुछ करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। इस उम्र तक आकर ही व्यक्ति को यह समझ आती है कि बालकों को क्या सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए। चूंकि उसके पास अब अवकाश होता है, ज्ञान होता है और अनुभव होता है, अतः वह भावी पीढ़ी को शिक्षित करने में अपना समय लगाता है।
उसका सामाजिक क्षेत्र भी व्यापक बन जाता है। वह समाज को अपने ही विस्तार के रूप में देखने लगता है, जबकि गृहस्थाश्रम में इन सब के लिए उसको समय ही नहीं मिल पाता था। समाज व्यक्ति में एक सुरक्षा का भाव भी पैदा करता है। वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचते ही व्यक्ति विचारवान हो जाता है, गंभीर हो जाता है और उसके विचारों में यथार्थता आ जाती है। धीरे धीरे वह सभी अनावश्यक कार्यों को छोड़ता चला जाता है और संन्यास आश्रम वैराग्य का मार्ग में प्रवेश की तैयारी करता है।